हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAF डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, अब हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने बात किया था अनुच्छेद, भाग और संविधान के अनुसूचियों के बारे में। ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम आपको केवल वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी है, और इधर उधर की चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो उनके काम की जो एग्जामिनेशन में वो नहीं आने वाली वो भी पढ़ते हैं ज़बरदस्ती। देखिए, अब आपका एयरफोर्स है, वाई ग्रुप की हम बात कर लें, उसमें है 30 नंबर का जीके आता है। 30 नंबर में क्या क्या आता है पता है? जीके, मैथ, यही रीजनिंग, ये सब 30 नंबर के अंतर्गत आते हैं। और 20 नंबर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो 30 नंबर को हम खींच के चलेंगे, ठीक है। मतलब 30 नंबर को लेके चलेंगे। ये नहीं कि हम सब संविधान पढ़ा रहे हैं भारत का तो हम भारत का संविधान ही एक महीना लेके चलें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको पूरी क्लास प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वही पढ़ाएंगे आपको जो आपको ज़रूरी है। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए तो हम अपनी क्लास शुरू करें। तो आज हम अब बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार की। तो जो भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला हो गया समानता का अधिकार, या समता का अधिकार भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, पर अब सिर्फ 6 है। पहला है संपत्ति का अधिकार, जो अभी हम आपको इससे पहले भी नीचे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ये पहले था, सबसे पहले ही में था, जो कि ये अपनी संपत्ति का अधिकार नहीं जता सकते। ये 1978 में हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसे स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला है बोलने का अधिकार, दूसरा शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, और तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी अपनी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है। और देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य, किसी भी स्थान में रह सकते हैं और देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। इसमें पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी आप रह सकते हैं क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी काम करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है, 19A में ही है, ठीक है। प्रेस क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब ये है कि आप किसी के द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार की अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम, जैसे कोई भी आपसे ज़बरदस्ती करता है जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई भी आवश्यक कार्य पर जाए, आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए जाना ही होगा, इसके लिए आप बाध्य हैं, आपसे ज़बरदस्ती भी की जा सकती है। और शोषण का अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खानों तथा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता, यह कानूनी अपराध माना जाएगा, ठीक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। व्यक्तियों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अर्थात इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है। जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई, जैसे मंदिर, मस्जिद, इनका जो आता है दान आता है, इस पर कभी कोई टैक्स नहीं लगता, ये बात आप नोट कर लीजिए। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम हो, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को
परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त किया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। इसका अर्थ है बंदी का या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। और दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को निर्वाह नहीं करता है, यानी भ्रष्टाचार एक तरह से आप ले लीजिए, जो अपना कार्य ना करे। और तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले को में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पांचवा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। और पांचवा है अधिकार। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसके वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद संघ कार्यपालिका, जो पहला हमारे इसमें है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है थोड़ा हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तो हम इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य होगा तब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद मतलब कोई भी ऐसा कार्य ना करता हो जिससे उसे लाभ होता हो, या सरकारी नौकरी कोई भी लाभ के पद पर ना हो। तो अब बात करते हैं इसकी निर्वाचन प्रक्रिया की। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। अब महाभियोग, जिनको महाभियोग लगता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान उल्लंघन करने के अगर उसको पाया जाता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे उससे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग जो प्रस्ताव होता है जिसे हम बिल कहते हैं वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और अब बात करते हैं इसके कार्य व शक्तियाँ की। तो इसकी जो कार्य व शक्तियाँ वो कुछ प्रकार के, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, तो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व निष्कासित, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब जो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के तीनों का मुख्य जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के बारे में। तो इसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ, जैसे धन विधेयक हो गया, संचित निधि के में व्यय करने वाले विधेयक हो गए। विधेयक का मतलब है कि प्रस्ताव, जिसे हम बिल बोलते हैं, और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। आप ये बात समझ लीजिए। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, ऐसे बहुत से विधायी शक्तियाँ इसके पास होती हैं। और संसदों का मनोनयन, या जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, वो भी बिना चुनाव के। ठीक है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है। और
संकटकालीन शक्तियाँ, जिसे हम बोलते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो अगर कोई बाहरी युद्ध हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इनके पास एक अपने एक कानून बना सकते हैं। इनके पास एक शक्ति होती है जैसे विधायी आपातकालीन शक्तियाँ। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने में उत्पन्न, जैसे आप कोई सरकार चल रही है किसी भी राज्य में और सरकार गिर जाए तो वहाँ तुरंत क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो वित्तीय आपात। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG बोलते हैं, के प्रतिवेदन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। इसी के साथ हमारी ये क्लास भी हो गई है ख़त्म। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में। कल के वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।